हिंद इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र इसको कहते हैं, पाचन तंत्र। अब ये सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम माने होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह जो एक जैसा कार्य करे। तो पाचन तंत्र में क्या होगा, अंगों का वैसा समूह जो भोजन के पाचन में सहायता करता हो, उन्हें हम सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। क्या बोले, अंगों का वैसा समूह सामूहिक रूप से जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, तो हम पहले ही परिभाषा बोल दिए हैं। वैसा अंग जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो ये पाचन क्या होता है, ये डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन का मतलब होता है जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तित होना, बदलना क्या कहलाता है? तो ये पाचन कहलाता है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल भोजन है। इस जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना पाचन कहलाता है। अब ये जटिल भोजन क्या होता है और सरल भोजन क्या होता है? तो जटिल भोजन के अंतर्गत आता है, जैसे हम पाचन देखिए, पाचन मुख्य रूप से 3 ही चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। पहला क्या बोले, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। पाचन जो होता है मेनली 3 ही चीज का, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 ही चीज का पाचन होता है। तो पाचन कैसे, ये जटिल भोजन क्या होता है? तो जटिल भोजन जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये क्या है, ये जटिल भोजन है। जब तक ये जटिल भोजन है तब तक इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। जब ये कार्बोहाइड्रेट जब किस में टूट जाएगा, जब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, और वसा जब वसीय अम्ल में और प्रोटीन एमिनो अम्ल में जब तक नहीं टूटेगा, तब इस भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का मतलब हुआ, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल भोजन ग्रहण करते हैं। जटिल भोजन माने बड़ा मॉलिक्यूल्स ग्रहण करते हैं। उस बड़ा मॉलिक्यूल्स हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक वो बड़ा मॉलिक्यूल्स जटिल भोजन, जब तक वो सरल भोजन में नहीं परिवर्तित होता है, तब तक हमें उससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम पाचन किस लिए जरूरी है? तो भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होने के लिए। तो ऊर्जा की प्राप्ति तभी होगी जब ये जटिल भोजन सरल भोजन में बदल जाए। जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तभी उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम क्या बोले, पाचन मेनली 3 ही चीज का होता है। तो क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ही का ही पाचन होता है? और जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के दौरान, जल, खनिज लवण या विटामिन, उसका क्या होता है? तो उसका पाचन नहीं होता है। अब उसका पाचन क्यों नहीं होता है? तो पाचन उसी का होगा जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, जो जटिल भोजन है। जल हो गया, विटामिन, खनिज लवण, ये छोटा माने ये सरल भोजन है, ना कि वो जटिल भोजन है। तो पाचन किसका होगा? जो जटिल भोजन रहेगा। अब ये जटिल भोजन कौन है और सरल भोजन कौन है, ये हम पोषक तत्व जब हम पढ़ेंगे, पोषक तत्व अलग चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स, उसमें हम बताएंगे। इसमें मेनली 3 ही चीज पर फोकस रखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन का
तीन ही चीज का पाचन होता है। और जल, विटामिन, खनिज, लवण, इसका पाचन ना होकर इसका डायरेक्ट क्या होता है, तो अवशोषण होता है। क्या अवशोषण होता है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से सरल भोजन है। ये जटिल भोजन नहीं है, इसलिए इसका पाचन नहीं होता है। इसका क्या होता है, डायरेक्ट अवशोषण होता है। तो पाचन कितने चीज का होता है, तीन ही चीज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जटिल भोजन क्या होता है, ये जो भोजन बड़ा रहेगा वो जटिल। पाचन क्या होता है, तो जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना, माने बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे रूप में परिवर्तित होना, तो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। हम कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल भोजन, और ग्लूकोज क्या है, तो सरल भोजन। वसा क्या है, तो जटिल भोजन, माने बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ये बड़ा कण है। अब पाचन के दौरान यही वसा जब ये छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो जाएगा, तब ये वसीय अम्ल में जब परिवर्तित होगा, तभी इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। एक बात, ये कार्बोहाइड्रेट है जटिल भोजन, इसको जटिल भोजन से सरल भोजन में हम क्यों बदले, काहे नहीं, क्यों नहीं, इससे ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। तो जो हमारे शरीर में को ऊर्जा की आवश्यकता किसकी होती है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, कोशिका है, कोशिका चाहिए ये ऊर्जा। तो कोशिका, तो एक बात पहले हम बता दिए, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका, जिसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। इसको तो हम नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं। और कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको जरूरत क्या रहता है, ऊर्जा की आवश्यकता रहता है। उसको भोजन एक मेनली रूप से आवश्यकता रहता है। ये भोजन तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम कोशिका को नहीं देख सकते हैं। क्या ये जब तक ये भोजन बड़ा रहेगा, और वो कोशिका तो छोटा है, तो बड़ा वाला वो भोजन ग्रहण कर पाएगा नहीं। तो जब तक ये भोजन छोटे रूप में जब तक नहीं परिवर्तित होगा, तब तक कोशिका में वो ऊर्जा भोजन वो नहीं जा पाएगा। इसलिए हम जटिल भोजन को तो बदल कर सरल भोजन में हम कन्वर्ट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तो पाचन करते हैं, पाचन कहलाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदला, वसा को वसीय अम्ल में कौन बदला, ये डायरेक्ट वसीय अम्ल में नहीं बदलता। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो एकाएक क्या बड़ा हो जाता है, नहीं, बूढ़ा हो जाता है, नहीं होता। उसका कई स्टेज है, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, तब बूढ़ावस्था में, ये तीन चार स्टेज पार करता है, तब वो वृद्ध होता है। उसी प्रकार जैसे ये प्रोटीन हो गया, क्या ये डायरेक्ट एमिनो अम्ल में टूट जाता है, नहीं टूटता। इसका कई स्टेज है। प्रोटीन पहले टूटेगा पेप्टोन में, उसके बाद पेप्टाइड में, उसके बाद एमिनो एसिड में, ये कई खंड में टूटेगा। ये हम किस में पढ़ेंगे, तो पाचन तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। प्रोटीन जब रहेगा अमाशय में, तो वो टूटेगा किस में, पेप्टोन में, पेप्टाइड में, उस छोटी आंत के डेडोनम में, पेप्टाइड में, उसके बाद इलियम में, एमिनो एसिड में, ये उसमें हम पढ़ेंगे। बस अभी फोकस रखिए, प्रोटीन रहता है जटिल भोजन, और एमिनो अम्ल है ये कौन भोजन है, ये सरल भोजन। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक प्रोटीन एमिनो अम्ल में नहीं टूट जाए, तब तक उस प्रोटीन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो बात आता है, इस प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन तोड़ा, तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है, वो एंजाइम करता है। कौन करता है, एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में, ये जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा, वसा को वसीय अम्ल में, ये सब तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये एंजाइम। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे उत्प्रेरक, ये रासायनिक अभिक्रिया को गति बढ़ा देता है, घटा देता है। उसी प्रकार ये पाचन में भी उत्प्रेरक का काम करता है। इसलिए एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एंजाइम को किस रूप से जानते हैं हम, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम का क्या काम है, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने का कार्य करता है, और ये बदलने की क्रिया पाचन कहलाता है। ये हम जान लिए। और किन किन चीज का पाचन होता है सो जान लिए, जटिल भोजन क्या होता है और पाचन तंत्र क्या होता है। अब हम देखते हैं मेनली पाचन किसका किसका नहीं होगा, तो पाचन नहीं जल का होगा, नहीं विटामिन का, नहीं खनिज। जिसका जो जटिल भोजन नहीं होगा उसका पाचन नहीं होगा। जो सरल भोजन होता है उसका डायरेक्ट अवशोषण ही कर लिया जाता है। और पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया उसको कहते हैं। जैसे
फिजियो माने फिजिकल और केमिकल, केमिकल दोनों से मिलकर बना है। पाचन देखिएगा, फिजिकल कहते हैं जन मार कुछ, और केमिकल रूप मतलब होता है रासायनिक, रसायन के द्वारा उस चीज की क्रिया हो। तो जो हम लोग का भोजन पचता है वो 80% 90% होता है केमिकल, केमिकल द्वारा, और 10% होता है फिजियो केमिकल द्वारा। फिजिकल माने मार कुछ के द्वारा, जैसे मुख में हम भोजन ग्रहण करते हैं तो दांत से कुचते हैं, तो ये कौन प्रक्रिया है? फिजियो केमिकल माने फिजिकल प्रक्रिया है। वही पेट में जाएगा, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, इरेप्सिन, ये सब एंजाइम निकलता है। एंजाइम जो निकलता है वो केमिकल क्रिया है। तो पाचन एक कैसी क्रिया है? फिजियो केमिकल क्रिया, दोनों से मिलकर बना है पाचन। कैसी क्रिया है? फिजियो केमिकल। और पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा की हमें प्राप्ति है। ये जान गए। अब हम देखते हैं पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, सो हम देखते हैं अब। देखिए, इस पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको कहते हैं आहार नाल, आहार नाल। और एक होता है, पहले एलिमेंट्री कैनाल के, एक एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल कहते हैं, और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको कहते हैं पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। अब पहले देखते हैं आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो पाचन के दौरान जो भोजन, पाचन के दौरान भोजन जिस नली में, जिस जगह रहता है, जहाँ तक रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आहार नाल। तो माने भोजन मुख में, माने मुख में लेते हैं, और गुदा तक, माने जहाँ तक भोजन रहता है मुख से लेकर गुदा तक ये आहार नाल फैला रहता है। तो वो भोजन जिस नाल में रहता है, जिस नली में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। भोजन पाचन के दौरान किस में रहता है? तो वो आहार नाल में रहता है। अब बात आता है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो फीट में पूछे तो 32 फीट, और मीटर में पूछे, मीटर में तो 9 मीटर, 9 मीटर। आहार नाल का काम क्या देखें? तो आहार नाल क्या करता है? भोजन को स्टोर करने, माने भोजन को रहने का जगह देता है। भोजन इसी में आहार नाल में ही रहता है। अब आहार नाल का कई भाग है। आहार नाल के पहला जो भाग है वो है मुख गुहा। क्या है? वो है मुख गुहा, जिसको माउथ कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद होता है ग्रास नली। जब भोजन मुख में रहता है उसके बाद है मुख गुहा, उसके बाद आएगा भोजन किस में? तो ग्रास नली में। किस में? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन आएगा आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन आएगा आपका छोटी आंत में, छोटी स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन आएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत को लार्जेस्ट इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद आएगा किस में? तो मलाशय, मलाशय, और मलाशय रास्ते हुए और गुदा में, गुदा में रेक्टम और एनस। ये इसकी क्या है? तो ये आहार नाल का क्या है? आहार नाल का ये भाग है। आहार नाल के कितने भाग हो गए? तो 6 भाग हो गए। आहार नाल के 7 भाग हो गए। इसमें भोजन क्या रहता है? तो भोजन पाचन के दौरान इसी आहार नाल में रहता है। अब बात आता है पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड किसे कहते हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है हम पहले ही बता दिए। कार्बोहाइड्रेट था जटिल भोजन, और उसको सरल भोजन ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन बदला? तो
वो एंजाइम बदलने का काम किया। तो भोजन इसमें मुख गुहा में रहेगा, लेकिन पचाने वाले एंजाइम का निर्माण कौन करेगा? तो वो पाचक ग्रंथि करेगा। पाचक ग्रंथि में ही क्या रहता है? तो एंजाइम का निर्माण होता है। तो इसमें 4 प्रकार के एंजाइम माने पाचक ग्रंथि होते हैं। कितने प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं? तो वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 प्रकार का। सबसे पहला जो होता है मुख गुहा में बात करें तो मुख गुहा में आपका होता है लार ग्रंथि, लाड़ीय ग्रंथि। लाड़ीय ग्रंथि आपको कहाँ पाया जाएगा? तो मुख में, स्लवली ग्लैंड। उसके बाद अमाशय में आपका आता है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो ग्रंथि अभी हम बताए हैं। ग्रंथि जो है, जो भी ग्रंथि है वो एंजाइम का निर्माण करता है और उसी से भोजन पचता है। रहता है भोजन आहार नाल में और पचाने वाले एंजाइम का निर्माण कौन करता है? तो वो ग्रंथि करता है। अब देखिए, छोटी आंत में आपका 2 ग्रंथि होगा, एक होगा यकृत, और यकृत के हमको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा क्या? तो वो पढ़ना पड़ेगा पीताशय। पीताशय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और यकृत छोटी आंत के साथ साथ इसमें और एक रहता है जिसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय भी इसी में पाया जाता है। और जो बड़ी आंत है, इसमें बड़ी आंत में इसके अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इसमें कई प्रकार 5 प्रकार के यहाँ से भी अंत ग्रंथि निकलते हैं जिसको कहते हैं अंत ग्रंथि। अंत ग्रंथि, इसको याद नहीं रखे, बस ये 4 गो को। तो पाचक ग्रंथि कितने प्रकार हो गए? 4। पहले बोलिए, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये 4 क्या हो गए? तो जठर माने कि पाचक ग्रंथि, जो क्या चीज़ का निर्माण करता है? पाचक ग्रंथि एंजाइम का निर्माण करता है। अब ये एंजाइम बता दी है जो भोजन को पचाता है। अब मुख गुहा में कौन सा ग्रंथि पाया जाएगा? तो लाड़ीय ग्रंथि। मुख गुहा में लाड़ीय ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि, छोटी आंत में यकृत और इसके साथ साथ पित्ताशय और अग्नाशय। ये हमको पढ़ते जाएंगे। तो पहले बताइए, आहार नाल के कितने भाग हैं? तो वो 6 भाग है। ऊपर से बोलिए, मुख गुहा, ग्रास नली। इधर हम चित्र बनाते हैं। ये आपका भोजन किस में रहेगा? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आपका भोजन आएगा, ये क्या हो गया? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आपका भोजन किस में आएगा? तो वो आएगा भोजन आपका छोटी आंत में। भोजन किस? मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद आपका भोजन किस में आएगा? तो वो आएगा छोटी आंत में। किस में आएगा? अमाशय के बाद छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद आपका भोजन किस में चला जाएगा? यहाँ पर एक संरचना रहता है जिसको कहते हैं सिक्कम। सिक्कम के बाद आता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आता है आपका कौन? पहले बड़ी आंत का ही भाग देखिए। बड़ी आंत के बाद आपका आता है मलाशय, उसके बाद आपका आता है रेक्टम आता है। तो पहले बोलिए, पहले मुख गुहा, मुख गुहा यहाँ पर होगा मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली, ये अमाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। गुदा हो गया। ये सब क्या हो गया? आहार नल का क्या है? ये सभी भाग्य है। हम इसमें क्या रहता है? तो इसमें भोजन रहता है। आहार नल का इतना ही भाग नहीं है। जब हम अमाशय पढ़ेंगे तो इसमें 3 बताएंगे। अमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक, पेलोरिक। छोटी आंत में भी 3 होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत में 5 होता है, सिक्कम, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सेकमट कोलन, रेक्टम, एनस। ये 5 पढ़ेंगे। तो बारी बारी से हमें पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखें? आहार नाल में भोजन रहता है। पाचन के दौरान आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैला रहता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 32 फीट, और मीटर में कहे तो वो 9 मीटर होती है। आहार नाल के 6 भाग हैं। पहला है मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा,
बड़ी आंत के बाद मलाशय, उसके बाद गुदा आ जाता है। ये इसकी 6 क्या है, भाग है। और पाचक ग्रंथि जो क्या करता है, अब इसके पाचक ग्रंथि जैसे मुख में पढ़ेंगे तो लार ग्रंथि होगा। इधर आप अमाशय लुचुन देखिएगा तो अमाशय में आपको क्या मिलेगा, तो अमाशय में यहाँ पर मिलेगा आपको जठर ग्रंथि, फिर यहाँ मिलेगा अग्नाशय, यहाँ पर अग्नाशय, यहाँ पर आपको यकृत मिलेगा। ये सब हम बगल का टॉपिक है, इसको हम पढ़ते जाएंगे। तो हम पहले क्या देखें, आहार नाल के 6 भाग होते हैं, 6 भाग में 7 भाग होते हैं। पहले अब हम किससे शुरू करेंगे, तो मुख गुहा। अब मुख गुहा में जिसमें जो ग्रंथि होगा उसको हम साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। देखिए मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा एक खाली जगह है और भोजन का पाचन शुरू किस में होता है, माने पाचन की शुरुआत किस में होता है, तो वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन बनता है पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो वो होता है मुख गुहा से। पाचन का शुरू आरंभ कहाँ से होता है, तो वो शुरू किससे होता है, तो मुख गुहा से। मुख जो गुहा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं माउथ या बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। ये गुहा मतलब क्या होता है, कैविटी माने होता है गुहा, और गुहा का मतलब होता है खाली जगह। मुख में क्या है, कुछ खाली जगह है। छाती में, फेफड़ा में भी क्या है, खाली जगह, तो उसको कहते हैं वक्ष गुहा। जहाँ जहाँ खाली रहता है उसको कैविटी कह देते, गुहा कह देते। तो मुख क्या है, एक खाली जगह। मुख में 3 चीज पाया जाएगा, मुख में 3 चीज। पहला जो पाया जाएगा आप देखिएगा, तो वो मुख में आपको दांत मिलेगा, दांत के साथ साथ आपको जीभ मिलेगा, और जीभ के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, तो आपको लार मिलेगा। ये मुख में 3 चीज पाया जाएगा। अगर मतलब हम दांत, जीभ, अगर हम लार पढ़ लिए तो मुख गुहा समाप्त हो जाएगा। तब हम ग्रास नली में जाएंगे, लार जो लारिया ग्रंथि है इसी में हम पढ़ेंगे। मुख गुहा क्या बोले, जो मुख गुहा या बकल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ इसका नाम है। ये खाली जगह है जिसमें दांत, जीभ और लार पाए जाते हैं। पाचन का शुरू कहाँ से होगा, तो वो होता है मुख गुहा से। सबसे पहले इसका कौन भाग है, तो दांत। अब हम दांत से हम पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए दांत पहले पढ़ लेंगे, तब हम जीभ, तब हम लार पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं दांत से। आप दांत के बारे में पढ़िएगा, दांत के बारे में अध्ययन करिएगा। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत का जब अध्ययन करते हैं, दांत के बारे में स्टडी करिएगा, तो दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओडेंटोलॉजी कहता है, लिखाता है ओडेंटोलॉजी, पढ़ते हैं डेंटोलॉजी। ओ साइलेंट होता है। और दांत के डॉक्टर को कहते हैं क्या, तो डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, दांत के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं। दांत का जो निर्माण हुआ है वो कैल्शियम, उस दांत के निर्माण में सर्वाधिक भाग किसका होता है, कैल्शियम का होता है। और 85% दांत के निर्माण जो हुआ वो कैल्शियम फास्फेट का बना है, और बाकी जो बचे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और उससे कई अलग अलग भाग हैं। तो दांत किसका बना है, तो वो कैल्शियम। दांत में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होता है कैल्शियम। दांत किसका बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम फास्फेट का बना है। दांत का अगर देखिएगा तो दांत की एक संरचना देखिए हम बनाते हैं। दांत हम देखिए जो अंदर का संरचना है, दांत के जो अंदर का संरचना है ये कमजोर होता है, ये कमजोर होता है, इसलिए इसको आंतरिक भाग होता है। दांत का आंतरिक जो भाग होता है ये कमजोर होता है। और आंतरिक भाग को, दांत के आंतरिक भाग को हम कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन। क्या कहते हैं, दांत का आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं, जो कमजोर होता है, कमजोर होता है। और दांत के जो बाहरी जो परत देखते हैं इसको कहते हैं एनामल। क्या कहते हैं, दांत के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, बाहरी परत को हम कह देते हैं एनामल। एनामल जो होता है ये कठोर होता है, सबसे कठोर भाग होता है एनामल। ये कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है, जो ठोस का क्रिस्टलीय रूप होता है। अब ठोस का क्रिस्टलीय रूप कहने का मतलब क्या, वो समझिए। पदार्थ, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ के देखिएगा 3 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, अंश, कंडेंसेट। तो ठोस भी एक क्या है, पदार्थ के एक भाग है। तो ठोस में भी जब ठोस आगे चल कर पढ़िएगा, ठोस को भी देखिएगा, तो ठोस को भी कई भागों में, 2 भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब ओके देखिए ये मार्कर क्या है, तो ये ठोस है, लेकिन ठोस में क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, तो
अक्रिस्टलीय ठोस उसको कहते हैं माने कि इसको ठोस देवे के लेकिन इसको दाबेंगे तो ये पचक जाएगा, माने ये आकार कुछ बल लगाने पर ये अपना आकार चेंज कर सकता है। लेकिन वही अगर जो लोहा का अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ से घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। तो जो ठोस होने के बावजूद भी माने उसका आकृति नहीं परिवर्तन होगा तो उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जो आकृति बदल जाएगा उसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो दो दांत का जो बाहरी परत इनामेल होता है ये ठोस का क्रिस्टलीय रूप होता है, माने ये कठोर होबे करता है लेकिन इसका आकृति भी फिक्स होता है। तो दांत का इनामेल क्या होता है, शरीर का ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है, साथ ही साथ शरीर का भी सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो दांत का इनामेल होता है। क्वेश्चन पूछ देता है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, शरीर का कठोर भाग कौन होता है, तो दांत इनामेल होता है। दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ये इनामेल अगर जो घिस जाएगा, ये इनामेल दांत को रक्षा भी प्रदान करता है। तो ये भी हम लिख देते हैं, दांत का रक्षा कौन प्रदान करता है, इनामेल। अगर जो इनामेल टूट जाएगा, घिस जाएगा इनामेल, अगर जो टूट गया तो दांत का आंतरिक पेडेंटन कमजोर होता है, ये अपने आप खराब हो जाएगा दांत। तो दांत का कभी काल क्वेश्चन पूछता है दांत का क्षति माने दांत का टूट फूट किसके कारण होता है, टूट फूट किसके कारण होता है, तो वो होता है फ्लोरीन गैस के कारण। दांत अगर ये टूटेगा झड़ जाएगा किसके कारण, तो वो होता है फ्लोरीन गैस के कारण। किसके कारण, फ्लोरीन गैस के कारण। ये हम देख लिए दांत के आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं, जो क्या होता है, कमजोर होता है। अब हम देखते हैं दांत के प्रकार। तो दांत का प्रकार देखिए, दांत मेनली रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हम इधर लिखेंगे, देखिए दांत का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्या हो गया, हम 4 देखिए, ये लिखे 1 2 मंद, ये जो 4 दांत बनाए 1 2 4 करके, ये दांत को जो आगे के जो भाग है ये इंसीजर है। पहले देखिए जितना दांत ऊपर होता है ऊपर के जबड़ा में, उतना ही दांत नीचे के जबड़ा में होता है। तो इसका मतलब अगर जब हम ऊपर के जबड़ा वाले दांत पढ़ लेंगे तो नीचे के जबड़ा में भी वैसा ही होगा, सेम टू होगा। जैसे हाथ का हड्डी कैसे पढ़ते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पर, मेटाकार्पर, फ्लेंजिस। जितना एक हाथ में हड्डी होता है एक साइड में उतना ही इसमें भी होता है। तो एक वाले पढ़ लेते हैं, उसी से 2 से गुना कर देते हैं। तो जिस प्रकार दांत का संरचना स्ट्रक्चर ऊपर में है, उसी प्रकार दांत का स्ट्रक्चर नीचे है। जो दांत ऊपर है वो दांत नीचे है। तो हम ऊपर वाले दांत पढ़ लेते हैं या नीचे वाला, एक भाग पढ़ लेते हैं वही भाग रहेगा नीचे। हम तो ऊपर में देखिएगा, ऊपरे से हम स्टार्ट करते हैं या नीचे, दोनों तो बात बराबर है। इंसीजर देखिएगा 4 दांत, 4 गो दांत आपको जो जैसे हंसते हैं तो कौन दांत दिखाता है, तो इंसीजर। जो इंसीजर होता है, इंसीजर ये पहला दांत होता है। सबसे फर्स्ट कौन दांत होता है, इंसीजर। ये क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। अगर जो भोजन खाए तो वो क्या करेगा, भोजन को काटने का काम करता है। और ये दांत डायरेक्ट नाक के सामने रहता है। भत्थर नाक की बात हमने करते हैं, इसका किसी का नाक एक गो रहेगा तो पूरा ओकरा दांते चलेगा 32 को, तो उसके दांत का हम बात नहीं करते हैं। जिसका दांत सामान्य हो उसके दांत का हम बात करते हैं। इसको हम नोज टीथ के नाम से हम जानते हैं। इसका क्या काम, इसका नाम पहले बोली, इंसीजर। इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। इसका क्या काम, ये भोजन को काटने का काम करता है। इसको नोज टीथ भी कहते हैं। और ये दांत न हंसते हैं तो यही दांत दिखाई पड़ता है। कोई हंसता है थोड़ी ना उसको चौवा दिखाई पड़ता है, रावण व्यक्ति थोड़ी ना कोई हंसता है, तो यही दांत दिखाई पड़ता है। तो इंसीजर को स्मॉल टीथ के नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी संख्या अगर जो पूछे तो 1 2 3 4, ऊपर में 4 है तो नीचे में भी क्या होगा, 4। तो 4 4 8, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो इसके बारे में पहले लिखिए। ये दांत का हम पहले इधर नाम लिखेंगे, कार्य, और इसका सब चीज लिखते चलेंगे। देखिए सबसे पहला दांत कौन बोले, इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या बोले, तो कृंतक बोले। इसका क्या कार्य बोले, तो कार्य इसका क्या है, कार्य भोजन को काटने का काम कौन करता है, तो इंसीजर। इसका उपनाम बोलिए, उपनाम क्या है जी, तो उपनाम है नोज टीथ कहिए इसको, नोज टीथ कहिए, या कहिए इसको स्माइल टीथ, स्माइल
स्मॉल टीथ के नाम से भी इसको हम जानेंगे। इसकी संख्या पूछे, इसकी संख्या अगर आपसे पूछे तो 4 ऊपर और 4 नीचे, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। अब जो इसके बाद जो दांत है, पूरा दांत के स्ट्रक्चर समझिए। अब इस इंसीजर के बाद आपको देखिए, इंसीजर जो होता है ये इंसीजर जो जानवरों के दांत, जो जानवर होते हैं शाकाहारी जानवर, उसका ये इंसीजर थोड़ा चौड़ा चौड़ा, लंबा लंबा, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। कौन? इंसीजर। और जानवरों में देखिएगा तो ऊपर दांत के देखिएगा, जानवरों में देखिएगा तो दांत को माने कि ऊपर वाले जबड़ा में एक भी दांत नहीं पाया जाता है शाकाहारी जानवरों में। अब देखिए, इंसीजर के बाद आपको एक नुकीला दांत मिलेगा जो होता है कैनाइन। एक साइड इधर, एक दांत इधर होता है कैनाइन। कैनाइन क्या? तो कैनाइन नुकीला होता है। ये इंसीजर की अपेक्षा मैंने कैनाइन थोड़ा नुकीला होता है, नुकीला। ये कैनाइन को कहते हैं हिंदी में रदनक कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने में, चीरने फाड़ने में मदद करता है। जैसे आप लोग मूली खाते होंगे, ईख खाते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? चीर के माने कि फाड़ के उसको इधर से इधर करते हैं। तो भोजन को चीरने का कार्य कौन करता है? तो ये कैनाइन करता है। ये कैनाइन नुकीला होता है, मांसाहारी जीवों में नुकीला होता है। और ये कैनाइन डायरेक्ट आँख के सामने सामने रहेगा, आँख के जो होता है सामने, इसलिए इसको कहते हैं आई टीथ कहते हैं। क्या टीथ के नाम से हम जानते हैं? आई टीथ। देखिए, इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में क्या बोले? रदनक बोले, रदनक। इसका क्या कार्य है? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य। इसको किस नाम से जानते हैं कैनाइन को? इसको कहते हैं आई टीथ, क्योंकि ये आँख के सामने है। और इसकी संख्या पूछे तो एक दांत इधर और एक दांत इधर, 2 दांत हो गया ऊपर के जबड़े में, और ऊपर में 2 तो नीचे में भी 2 होगा, तो 2 गुने 2, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इंसीजर कैनाइन की संख्या कितनी है जी? 4 है। अब इस दांत के बाद होता है, कैनाइन के बाद क्या होता है? कैनाइन के बाद होता है प्रीमोलर। याद रखिएगा, प्रीमोलर। 2 दांत इधर से, 2 दांत इधर से, प्रीमोलर है। ये जो प्रीमोलर है इसको हिंदी में कहते हैं अग्र चौवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चौवर्णक। ये क्या काम करता है? भोजन को पीसने का कार्य करता है। हम जो भोजन खाए उसको चबाने का कार्य कौन करता है? तो यही दांत करता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होता है एकदम गाल के सामने, गाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। और गाल के सामने, तो इसलिए इस दांत को चिक टीथ के नाम से हम जानते हैं। ये जो प्रीमोलर है, ये बच्चा में दांत नहीं पाया जाए। बच्चा का दांत देखिएगा कि इंसीजर भी रहेगा, कैनाइन भी रहेगा, लेकिन उस 2 दांत के बाद 2 दांतें गायब रहबे नहीं करता है बच्चा में, देखिएगा आकर के। तो 2 कौन दांत गायब रहता है? तो वो प्रीमोलर बच्चा में एब्सेंट रहता है। पूछेगा बच्चा में कौन दांत नहीं पाया जाता? प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो पहले बोलिए, इस दांत को हम किस नाम से जाने? तो प्रीमोलर। प्रीमोलर हिंदी में क्या बोले? अग्र चौवर्णक, अग्र चौवर्णक। इसका क्या कार्य है? तो भोजन को चबाने का कार्य क्या? और इसको किस नाम से जाने? बोलिए, चिक टीथ। चिक टीथ के नाम से हम किसको जाने? तो वो हम जाने प्रीमोलर का। इसकी संख्या पूछे तो 2 ऊपर के जबड़े में 4 हो गया, 2 इधर 2 इधर, तो 4। और ऊपर में 4 है तो नीचे में भी क्या होगा? 4। तो 4 से हम 2 से गुना कर देते हैं, 4 गुने 2, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। इसकी संख्या 8 हो जाएगी। अब एक दांत और होता है जिसको कहते हैं मोलर। ये जिसको देहात में कहते हैं चौवा निकल लो, चौवा। देखिए ये क्या है? आपका हो गया इंसीजर। ये बड़ा दांत होता है, इंसीजर जो होता है ये बड़ा दांत होता है। इधर सेम नहीं हुआ। अब ये स्ट्रक्चर है तो हम बनाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर सही से नहीं बना है। चलिए, ये कौन 2 दांत कौन हो गया? तो ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया आपका कैनाइन, और ये हो गया इंसीजर। अब जो ये तीनों देखते हैं, 3 जो दांत है ये है मोलर। क्या है? तो मोलर है। ये जो मोलर होता है ये बोल दिए प्रीमोलर, भोजन को चबाने का कार्य क्या। अब जो मोलर होता है ये क्या करता है? मोलर भोजन में जो माने कि मुख में जो लार होता है उस माने भोजन को लार में मिलाने का कार्य कौन करता है? तो वो मोलर करता
है। मोलर सुनते होंगे, इसको अक्ल दांत के नाम से भी जानते होंगे। ये दांत जब कब आता है, जब वयस्क हो जाता है। वयस्क जब 22 से 25 वर्ष के बीच में ये सब दांत आता है, इसलिए इसको अक्ल दांत कहते हैं। अक्ल दांत कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे विजडम टीथ कहेंगे। बच्चा में ये भी दांत नहीं रहेगा। बच्चा जो होता है, बच्चा में दांत देखिए, मोलर के 3 भाग है, 1 2 3। क्या भाग है मोलर के? 3 भाग। बच्चा में 3 में 2 मोलर पाया जाएगा बच्चा में। मोलर क्या कहते हैं? 1 2 3 है ना मोलर, ये 3, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर। बच्चा में क्या होगा? थर्ड मोलर गायब रहेगा। सब फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर रहेगा, लेकिन थर्ड मोलर बच्चा में क्या होता है, तो वो गायब होता है, थर्ड मोलर वो देख लिए। अब देखते हैं हम, इसका नाम पहले बोलिए। मोलर हिंदी में बोलिए चवर्नक। चवर्नक किसको बोलते हैं? और इसका क्या कार्य है? तो भोजन में लार का मिलाना, लार मिलाना। इसको किस नाम से जाने? तो विजडम, विजडम टीथ। विजडम टीथ के नाम से हम किसको जानते हैं? तो वो मोलर। इसकी संख्या देखिए, संख्या सबसे ज़्यादा इसी का है, 1 2 3। 3 मोलर क्या होगा? इधर 3 इधर है तो 3 इधर भी हो गया, तो इसकी संख्या ऊपर में 3 3 6, ऊपर में 6 है तो नीचे में भी क्या होगा? 6, तो 6 6 गुने 2। बताइए इसकी संख्या कितनी हो गई? 12। तो सबसे दांतों में, चारों जो दांत हैं, इंसिजर, किनाइन, प्रीमोलर और मोलर में सबसे अधिक कौन दांत है? तो वो है मोलर है। मोलर की संख्या 12 है। और सबसे कम कौन है? तो वो है कैनाइन। याद रखिएगा दांत, पहले इंसिजर है, फर्क कैसे? पहले इंसिजर बोले, उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलिए 3 4 दा बोलिए। इंसिजर, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में कहे कृंतक, रदनक, अगर चवर्नक, चवर्नक, कृंतक, रदनक, अगर चवर्नक, चवर्नक। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, देखिए कुछ दांत हैं जो जीवन में माने एक ही बार आते हैं। मैंने पहले ये समझ, कुछ दांत ऐसे हैं पूरे जीवन काल में जो 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं जी? 2 बार। उस दांत को हम कहते हैं, जो दांत जीवन में 2 बार आए उस दांत को हम कहते हैं डायफियोडोंट। क्या कहते हैं? डायफियोडोंट। डायफियोडोंट के नाम से हम किस दांत को जानते हैं? तो जो दांत जीवन में 2 बार आए। तो वही दूध को दांत, जैसे देहात में नहीं कहते ये दूध वाला दांत है, तो दूध वाला दांत देखिएगा आएगा और टूटेगा और फिर पुनः चलेगा, तो वो कौन दांत होता है? डायफियोडोंट, जो दूध वाले दांत होते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। और कुछ दांत ऐसे होते हैं पूरा जीवन काल में जो एक ही बार आते हैं, जो जीवन में एक बार आते हैं, उसको कहते हैं हम मोनोफियोडोंट। किस नाम से जानते हैं? मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट। इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या 12 होती है। अब ये कौन दांत होता है जिसको हम कहें ना अक्ल दांत, विजडम जो टीथ कहे, यही होती है। यही जो होती है अक्ल दांत, जिसको कहते हैं अक्ल दांत, ये मोनोफियोडोंट की संख्या में आता है। देखिएगा, ये तो हम बुझ गए। अब देखिएगा दंत सूत्र। पहले हम बोलते दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र बुझिए। दंत सूत्र देखिए, क्या बोले, ऊपर के जबड़े में जितना दांत होता है उतना ही दांत नीचे के जबड़ा में होता है। और देखा वैज्ञानिक, इसका मतलब जब हम ऊपर वाले जबड़ा के दांत अगर पढ़ लेंगे तो नीचा वाला भी वैसे ही पढ़ लेंगे। वैज्ञानिक और लोग और खोद के देखा, इसमें देखिए 4 गो इंसिजर है ना, सब उंगली दांत पर उंगली रखिए, 2 इंसिजर इधर, 2 इंसिजर इधर। तो 2 इंसिजर और 2 इंसिजर के बीच में देखिए, ये इंसिजर वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये क्या है? 1 2 3 4 इंसिजर हुआ। ये 4 इंसिजर के बीच में देखिए 2 इंसिजर इधर, 2 इंसिजर इधर। तब देखा गया, इसको बीचों बीच किया गया, चारों इंसिजर माने 2 इंसिजर इधर, 2 इंसिजर के बीच में किया गया। तो देखा गया जितना दांत इस वाले भाग में है उतना ही दांत इस वाले भाग में है। माने इंसिजर के बीच में इधर 2 इंसिजर इधर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, इधरों वैसा ही है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब 50% भाग तो हम पहले पढ़ दे, मतलब ऐसे समझिए, दांत था 2 भाग में, 1 भाग 2 भाग, ऐसे नहीं समझते आप। देखिए दांत था कितना भाग में? 4 भाग में, ऊपर और
नीचे था। ऊपर और नीचे हम पहलिए हम छांट दिए कौन, तो नीचे वाला छांट दिए। तो कहिए पहलिए कह दिए, चाहे ऊपर पढ़ ले चाहे नीचे। आ जब ऊपर या नीचे वाले में जूम करके देखा गया इंसीजर के बीच में, तो इसको भी भाग में बैठ दिया गया। आधा आगे जो पढ़ लेंगे तो उसी से चारों गुना कर देंगे। तो दांत का क्या भाग है, 1 2 3 4 है ना, 4 भाग है, 2 3 और 4। और 4 हम एक भी अगर जो हम पढ़ लेते हैं ना, एक भी भाग उसी का अगर जो हम 4 से गुना कर देंगे तो वही टोटल चल आएगा दांत की संख्या। अरे एक भाग अगर जो हम पढ़ लेंगे और उसी में हम 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों भाग सामान्य है, तो एक भाग हम पढ़ लेंगे उसमें 4 से गुना कर देंगे तो क्या टोटल दांत की संख्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो पूछेगा दंत सूत्रों के द्वारा दांतों का कितना भाग दिखाई पड़ता है, तो 1/4 भाग। कितना भाग, दंत सूत्र द्वारा दांतों का कितना भाग दिखाया जाता है, तो 1/4 भाग। कितना भाग, 1/4 भाग। तब हम दंत सूत्र देखते हैं। दंत सूत्र किसको कहते हैं, तो दंत सूत्र वो होता है जो दांतों की संख्या बताता है। तो पहले देखिए, पहले इसको याद करिए, पहले कौन कौन दांत होता है। पहले देखिए 4 इंसीजर है, 4 इंसीजर के बीच में 2 इंसीजर के बीच में 2 इसकात के बीच में आप उंगली रखिए। उंगली रख के एक कात वाले बताइए। तो हम इधर से देखिए, बीच में ये डंटा के दिए, ये बीच वाला पॉइंट हो गया, पॉइंट कर दिए। अब इधर से इधर वाले दांत हम पहले ये कौन दांत है, ये दोनों कौन है, तो इंसीजर। इंसीजर लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो कैनाइन है। इंसीजर के बाद कैनाइन। इंसीजर के बाद नुकीला वाला कौन भाग होता है, कैनाइन होता है। कैनाइन के बाद बोलिए, कैनाइन के बाद ये दोनों क्या है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चौवा जिसको कहती है, कौन है, तो वो है प्रीमोलर। अब प्राइम मिनिस्टर, पीएम का मतलब नहीं समझिएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या है, तो प्रीमोलर है। इसके बाद क्या है, मोलर है। क्या है, मोलर है। और जैसे ऊपर में होगा वैसे ही ना नीचे में होगा। तो ये भी इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, ये मोलर। क्या बोलिए, फिर से समझिए, याद रखिए। चारों इंसीजर के बीच में 2 इंसीजर इधर, 2 इंसीजर, मैंने पहले है इंसीजर, इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर जे यही क्या हो गया, ये तो हो गया माने कि दांत के स्ट्रक्चर, ऐसे दांत है, इसी में 4 से गुना करेंगे तो पता लग गया। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं बच्चा का दंत सूत्र। किसका, बच्चा। आपको बताना पड़े, पहले हम बता देते हैं। बच्चा में फिर से बोलते हैं, बच्चा में जो प्रीमोलर होता है वो साफे नहीं रहता, मैंने बच्चा में रहबे नहीं करता। कौन दांत, प्रीमोलर। और जो मोलर के जो 3 भाग है, मोलर के 3 भाग, मोलर के 3 भाग में 2 भाग रहता है, 1 भाग नहीं रहता है। 1 भाग क्या होता है, नहीं रहता है। तो बताइए, बच्चा में इंसीजर होगा, पहले इंसीजर तो होबे न करेगा पहले दांत। इंसीजर बच्चा में कितना होगा, तो 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा। अरे भाई 2 होगा कि नहीं, बच्चा में होगा। तो इंसीजर की संख्या 2। उसके बाद क्या है, कैनाइन क्या होगा बच्चा में, हाँ कैनाइन होगा। कैनाइन की संख्या कितनी है इधर, तो 1 है। उसके बाद बताइए, बच्चा में प्रीमोलर रहता है, तो बच्चा में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। एक बात बताइए, जब हमारे पास एक भी दांत या एक भी रुपया मैथ को दृष्टि से नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लड्डू रुपया है। क्या कहेंगे, हमने 1 रुपया नहीं कहेगा, मैथ की दृष्टि से बताओ, तो हमारे पास 0 रुपया है कहेंगे। तो हमारे पास जब एक भी दांत नहीं है बच्चा में, तो इसको क्या लिखेंगे, 0। क्या लिख देंगे, 0। अब बताइए क्या, उसके बाद कौन दांत का सूत्र लिखना है, मोलर। क्या है, प्रीमोलर लिख दिए। उसके बाद क्या है, मोलर। तो बच्चा में मोलर कितना पाया जाता है, मोलर 3 में 2 पाया जाता है, तो 2 लिख दिए। और जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, 2 1 0 2। यही क्या हो गया, बच्चा का दंत सूत्र। अब इस दंत सूत्र से हम वयस्क निकाल लेते हैं। वयस्क को देखिए, वयस्क में पहला दांत कौन है, इंसीजर। इंसीजर बताइए कितना होगा वयस्क में, तो 2 होगा, तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, कैनाइन। कैनाइन होगा वयस्क में, होगा। कैनाइन की संख्या कितनी, 1 है। उसके बाद क्या वयस्क में प्रीमोलर होगा, था प्रीमोलर भी होगा। इसकी संख्या कितनी है, तो 2 हो गया। और जो है मोलर कितना है, तो मोलर 3 है। प्रीमोलर के बाद कौन है, मोलर। तो मोलर की संख्या कितनी है वयस्क में, 3 के 3 होता है, तो 3। और जैसे दांत ऊपर है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, वैसे ही तो नीचे भी है, तो वैसा ही
जैसे ये लिखे सूत्र वैसे तो नीचे होगा 2 1 2 3। ये किसका दंत सूत्र हो गया 4। अब ये दंत सूत्र हम काहे निकाले, तो दंत सूत्रों से नहीं हमको दांत की संख्या पता लगेगा, तो हम दांत का संख्या पता लगाते बच्चा में कितना वयस्क में। देखिए क्या बोले, दंत सूत्रों द्वारा दांत का हम चौथाई भाग दिखाई पड़ते, इसका मतलब हम एक भाग में 4 से गुना कर देंगे तो पता लग जाएगा। इसको 4 से गुना करिए, 4 से इसमें 4 से इसमें 4 से इसमें 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 गुना करिए 4 ही रह 0 ही रह जाएगा, और 4 दूना 8, तो 8 8 4 8 4 12, और 12 0, 12 प्लस 0 हो 0 12 ही रहेगा, और 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 20। तो बच्चों में कुल दांतों की संख्या, बच्चा में पूछे दांतों की संख्या, बच्चा में कुल कितनी संख्या, तो 20 दांत होती है। और वयस्क में अगर जो पूछे तो इसमें भी गुना करिए, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें गुना करिए, तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो गया, वो जोड़त रहिए। अब 4 देखिए 8 4 12 हो गया, अब 12 8 20, अब 20 12 32। तो बताइए वयस्क में दांतों की संख्या, वयस्क गलत लिख दिया क्या, वयस्क में दांत की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 32 हो जाएगी। तो वयस्क में दांत की संख्या 32 और बच्चा में दांतों की संख्या 20 हो गए। अब देखिए कुछ और बात बताते हैं, हाथी का जो दांत होता है, हाथी का दांत बताइए, दो जो बाहर निकला रहता है वो कौन दांत निकला रहता है, तो हाथी का जो दांत दो निकला रहता है, बहुत लोग कहता है कैनाइन निकला रहता है क्योंकि वो नुकीला होता है, कैनाइन नहीं निकला रहता है जी। जो इंसीजर जो है, इंसीजर 4 गो, 2 इंसीजर इधर 2 इंसीजर, वो उसका दूसरा भाग इधर, इसका भी दूसरा भाग इसका भी दूसरा भाग, इंसीजर निकला रहता है हाथी का। जो हाथी का जो बाहर वाले दांत होता है उसको दांत नहीं, उसको कहते हैं टस्क, क्या कहते हैं उसको, टस्क के नाम से जानते हैं। तो टस्क कौन दांत के कौन भाग है, कौन प्रकार है, तो वो है इंसीजर का दूसरा पार्ट, दूसरा भाग है, वो भी बता दिए। बच्चा में कौन दांत नहीं होगा, प्रीमोलर और मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है। अब दांत वाला कंसेप्ट अब हमारा देखिए, स्तनधारियों, एक दो बात और बता, स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किसमें होता है, तो होता है सुअर और घोड़ा में, 47 दांत होता है सुअर और घोड़ा में, सुअर और घोड़ा प्लस घोड़ा, इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। और कह दे किस में, चलिए ये सब सुअर ये सब हो गया। अब जो दांत वाला जो कॉन्सेप्ट, दांत क्या करता है, तो भोजन को चबाने का कार्य करता है, इसमें लार को मिलाने का, दांत भी क्या लिया, पाचन में भाग लिया। अब दांत के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो मुख गुहा में पहले बोल दिए, पाचन की शुरुआत किससे होगा, मुख से। दांत पर क्या हम खत्म कर दिए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे जीभ। देखिए अब हम देखते हैं जीभ के बारे में। जीभ जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग, ये जो जीभ है ये भोजन को क्या करता है, तो जैसे दांत भोजन को चबाने का कार्य कराता है, तो जीभ क्या करेगा, माने कि भोजन को इस कात से दांत के इस कात से इस कात ले जाने का कार्य करता है, और स्वाद का भी हमें पता लगाता है। जो जीभ है ये मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग उसको कहते हैं जो मांस से बना हो, मांस से। इसमें जीभ में एक भी प्रकार का एक भी जगह पर हड्डी आपको नहीं पाया जाएगा। जीभ जो है वो संवेदी अंग है, कैसा अंग है, संवेदी अंग उसको कहते हैं जो हमें सूचना देता है, संवेदना देता है। ज्ञान इंद्रियों जो होता है, तो ज्ञान इंद्रियों की संख्या हमारे शरीर में कितना है, 5, वो हम ज्ञान इंद्रियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गए, त्वचा हो गए, कान, ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय उसको कहते हैं जो हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। तो जीभ भी एक क्या है, एक ज्ञान इंद्रिय है। जीभ भी क्या है, एक ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक ज्ञान इंद्रिय है जो हमें स्वाद का पता लगाता है। संवेदी अंग है जो हमें स्वाद का पता लगाता है। स्वाद को जो पता लगाता है कौन, टेस्ट का पता कौन लगाता है, तो वो जीभ लगाता है। जीभ
पर्ण स्वाद कलिकाएं रहता है, स्वाद कलिकाएं जो हमें टेस्ट का पता लगाता है। ये जो टेस्ट कलिका रहता है ना, ये एक बात बताइए, कोई भी टेस्ट का लड़की ज़्यादा पता तुरंत टेस्ट बता सकता है कि लड़का? लड़की जो होता है वो तुरंत टेस्ट बता देगा, लड़का टेस्ट नहीं बता पाएगा जल्दी, क्योंकि लड़का में जो टेस्टिंग वर्ड होता है स्वाद कलिकाएं कम होता है, 1000 से लेकर 1500 के बीच में होता है, और लड़की में 1500 से लेकर 2000 के बीच में होता है। लड़का को ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ चीज़ दीजिएगा खाने के लिए, नमक कम रहेगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और वो कहेगा कि कम रहेगा तो यो कहेगा कि जे देहा, कुछो कह को उल्टा पुल्टा बोल के चल जाता है। तो लड़का कोई नहीं देता है टेस्ट करे, लड़की भोजन वोजन बनता है तो लड़की टेस्ट करके बताती है, वही में रहता है, वही उसका काम है, ना भर दिन के किचन में रहता है। तो लड़का में क्या होता है, टेस्टिंग वर्ड कम रहता है, 1500 से लेकर कितना, 1000 से लेकर 1500 के बीच में, और लड़की की टेस्टिंग वर्ड ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वो टेस्ट बता देता है। ब्रेंडो तो उसमें कम रहता है। इसकी जो जीभ की जो होती है लंबाई वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। जीभ की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। जो जीभ जो है वो जुड़ा किससे रहता है, आगे का भाग हम जीभ इधर उधर हो जाता है, लेकिन जीभ का जो पीछे का जो भाग है वो कुछ तो जुड़ा है, नहीं तो आगे बोलते तो जीभ गिर जाता है एक लगा दूर। तो जीभ किससे जुड़ा है, तो जीभ ऐठुन एक हड्डी है, जब आपको हम अस्थि पढ़ाएंगे तो यहाँ पर बताएंगे हार्ड वन। जो हार्ड वन अगर ये फांसी जब लगाता है जल्लाद, तो ये इसी पर माने यही दबा जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर जो हार्ड वन को अगर हम तोड़ दिए ना, तो जीभ भी लटक माने गिर जाएगा, और जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं, इन्हें कुत्ता के चल जाइएगा नापने के लिए, कुत्ता का लटकत रहता है, उसको दांत का, अब एक सामान्य व्यक्ति का हम कर रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है, जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। जीभ का क्या काम, स्वाद का पता लगाता है। ये जो स्वाद का पता स्वाद कलिका लगाता है, लेकिन इसको सूचना, ये स्वाद कलिका जो रहता है किससे, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र ब्रेन से। आपको हम तंत्रिका तंत्र बता देते, जैसे क्या रहता है, तार रहता है ना, तार, तो बोर्ड क्या है, बोर्ड का अगर जो स्विच अगर आप टिपिएगा तो बॉल बढ़ेगा, मेन बोर्ड हो गया। और बोर्ड को माने कि जानकारी देने को, माने बॉल तक करंट पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो तार करता है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र का काम होता है, और ये सूचना किसको देता है, ब्रेन को देता है। ब्रेन तब बताता है मीठा खेलियो तीता खेलियो। तो ये तो बात बुझ गए। अब जो जीभ का अलग अलग भाग से अलग अलग चीज़ का स्वाद आता है। जीभ को देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जीभ को देखिएगा जो आगे का भाग है वो आपको मीठा का स्वाद करेगा। तो देखिएगा कोई मीठा चीज़ देगा तो आगे से चख कर देखेगा, कोई लली में गिल जाता है मीठा चीज़, अब रसगुल्ला देगा मीठा देगा तो नहीं, कोई खाना है तो गिलवे करेगा। तो जो जीभ का आगे का जो भाग है वो हमें मीठा का स्वाद कराता है, किसका, मीठा स्वीट का स्वाद। और जो सबसे लास्ट देखिएगा, नहीं लास्ट के तना छोड़ दे, उसके थोड़ा बॉन्डी के बीच वाले भाग देखिएगा, ये करवा का स्वाद। करू जब लगेगा तो पीछे से लगेगा, करू मिर्चा उसका कैसे खिला दीजिएगा, कहेगा बाप रे, हाफा मार के, माने कि मतलब भाप निकाल करके कहेगा करू लग गया, बड़ी जोर से उसको पीछे से झंझनाहट महसूस होगा। पीछे वाला भाग किस चीज़ का स्वाद कराता है, करू का, किसका, करू का। और जो सबसे बॉन्डिंग वाला स्वाद माने पीछे से होता है, लहसुन खाइए, अदरक प्याज, ये सब को झंझनाहट आपको कहाँ से मिलता है, तो ये पीछे से ही आपको स्वाद मिलेगा। अब देखिएगा खट्टा किधर से मिलता है, तो ये मीठा हो गया, और मीठा के सामने इसका कागज आप देखते होंगे तो ये आपको नमकीन का स्वाद कराता होगा। और पीछे से करवा के बगल से आपको देखिएगा खट्टा, कोई चीज़ खाइए खट्टा तो आपको कहाँ पता लगेगा, तो पीछे से काट वाले भाग, तो इसको कहेंगे अग्रभाग। जीभ के अग्रभाग से किस चीज़ का स्वाद होता है, तो मीठा के। आ जीभ के पक्ष भाग से माने पीछे वाले भाग से तो वो करवा का। आ जीभ के अग्र मध्य, अग्र कहे, अग्र और अगर मध्य कहे तो मैंने अगर आगे का पीछे काट वाले भाग था नमकीन, और सबसे पीछे तो अदरक लहसुन प्याज। लेकिन आप बताइए बीच वाले भाग में हम कोनो बताएं कि एठुन कोई स्वाद कलिका है, जीभ के कुछ बीच वाले भाग में हमको स्वाद का पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग वर्ड नहीं पाई जाती है। टेस्टिंग वर्ड क्या होता है, नहीं पाई जाती है। एक बात बताइए, जैसे हम लोग गर्म भोजन करते हैं, गर्म भोजन करिएगा तो गर्म भोजन टेस्टी होता है, लेकिन वही ठंडा भोजन क्यों नहीं टेस्ट लगता है, तो इसका एक कारण है। जो गर्म जो भोजन होता है, मैंने जैसे आप केमिस्ट्री यार पढ़ते होंगे तो उसमें बताया गया है कि गर्म जो हवा होता है वो फैलने, गर्म कोई चीज़ होता है वो फैलने का गुण रखता है, विसरण गुण
गुण फैलता है। और वही जैसे गर्मी अगर जो लगता है सब बगल में हट हट के बैठता है, और ठंडी में सब सिकुड़ से देह पर सैट के बैठता है। उसी प्रकार उसमें भोजन में भी गुण पैदा। जब भोजन गर्म रहता है ये जीभ के भाग पर फैलता है, चारों बगल फैलता है। तो बताइए अगर कोई चीज़ हम मीठा चीज़ माने मीठा चीज़ नहीं, कोई भोजन खाए वो अगर जो गर्म रहेगा, स्वादिष्ट भोजन रहेगा, तो ये जो भाग मीठा चीज़ को स्वाद करेगा वो मीठा वाले भाग पर चल जाएगा, जो कड़वा है कड़वे वाले भाग पर चल जाएगा। और वही रहेगा सिकुड़ा रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडा जो चीज़ रहता है वो तो अपने सिकुड़ा रहता है। अरे ठंडा में कई जैसे आदमी नहीं रहता सब सिकुड़ सिकुड़ रहता है, तो उसमें भी ऐसे समझिए जब भोजन ठंडा रहेगा तो वो तो फैलेगा नहीं, और जब नहीं फैलेगा तो जो कड़वा भाग है वहाँ तक स्वाद नहीं पहुँचेगा, जो नमकीन है नमकीन पर स्वाद नहीं पहुँचेगा, तो स्वाद का पता ही नहीं लगेगा। तो स्वाद का नहीं पता लगेगा तो जो ठंडा भोजन होता है तो कहता है टेस्टिंग नहीं है। तो जो गर्म भोजन होता है वो ठंडा भोजन के अपेक्षा में स्वाद में क्या होता है, स्वाद उसका अच्छा लगता है और इसमें स्वाद को कम लगता है। अब जीभ आप बुझ गए, अब क्या बचा, दांत और जीभ खत्म कर दिया, अब क्या बचा, लार। लार को भी हम चुटकी में खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं मुख में लार भी पाया जाता है। लार जो होता है, लार जो जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, ये हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। और ये लार का निर्माण करता है और प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण कर देता है। लार का मतलब बुझिए थूक, बुझबो नहीं करते। लार का मतलब क्या होता है, देहात कहे तो थूक, ये जो थूक जो बनता है। अब जो होता है ये लार, ये हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है इसका दुगुना, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 6। कितनी जोड़ी होती है, जोड़ी में 3 और संख्या पूछे तो 6, 3 इधर और 3 इधर पाया जाता है लार की जो 3 जोड़ी होते हैं उसमें सबसे 3 जोड़ी में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। जो पहला होता है पेरोटिड लार ग्रंथि। कौन लार ग्रंथि, पेरोटिड लार ग्रंथि, नाम बोलिए, पेरोटिड लार ग्रंथि। उसके बाद सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अब जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो पेरोटिड लार ग्रंथि है। जो पेरोटिड लार ग्रंथि है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और जो सब लिंगुअल लार ग्रंथि है ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। पेरोटिड लार ग्रंथि आपके कान के बगल यहाँ पर पाया जाता है, और जो सब लिंगुअल लार ग्रंथि है ये जीभ के नीचे पाया जाता है। जीभ उठाइएगा तो आपको वहाँ पर कौन लार ग्रंथि मिलेगा, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। और जो सब मैंडिबुलर जो लार ग्रंथि है, जैसे ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा जो यहाँ पर जो जबड़ा है इसके नीचे कौन लार ग्रंथि पाया जाता है, तो वो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये जो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि है, तीनों में से सबसे ज़्यादा लार का निर्माण कौन करता है, तो वो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सबसे ज़्यादा लार का निर्माण कौन करता है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, ये देख लिए। और जो है ये जो पेरोटिड जो लार ग्रंथि है ये सांपों में विषो रखने का भी काम करता है। सांप को जो विष रहता है वो थैली बने जिसमें किस में रहता है, तो वो पेरोटिड लार ग्रंथि में ही रहता है। सांप का विष किस में रहता है, तो वो पेरोटिड लार ग्रंथि। देखिएगा मानव बारे में पेरोटिड लार ग्रंथि जब विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाता है, तो विषाणुओं द्वारा जब संक्रमित हो जाएगा तो उसको कहते हैं सूजन हो गया, और सूजन हो जाएगा तो सूजन हो जाता है जिसमें, तो उसको कहते हैं गलसुआ हो गया। उस बीमारी को क्या कहते हैं, गलसुआ, गलसुआ हो जाता है। लार जो होता है, लार अम्लीय स्वभाव को थोड़ा होता है, इसका पीएच मान होता है 6.8। कैसा स्वभाव का होता है लार, जो अम्लीय स्वभाव, इसका पीएच मान 6.8। लार प्रतिदिन कितना लार का निर्माण होता है, तो 1.5 लीटर। लार कितनी जोड़ी पाए जाते हैं हमारे शरीर में, 3 जोड़ी, संख्या में 6। सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो पेरोटिड लार ग्रंथि। अब बताइए ये लार जो है ये लार बना किसका रहता है, तो लार जो बना होता है उसका लार का 99% भाग लिखे हैं, 99% भाग जल का बना होता है, और उसमें 1% भाग जल में, लार में 99% बुझाइए जल है, और 1% में सोडियम पोटेशियम, उसके बाद कुछ म्यूकस है जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, और उसमें एंजाइम है 1% में। तो सबसे अधिक लार में क्या है, तो वो है जल। अब एंजाइम भी है, हम पहले ही बता दिए, मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है,
और जो ग्रंथि है बताओ वो क्या चीज़ का निर्माण करता है? एंजाइम। तो लार है तो लार भी क्या चीज़ का निर्माण करता होगा? तो एंजाइम का करता होगा। तो लार से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4 प्रकार के। उसमें सबसे पहला एंजाइम है, पहले नाम ही याद रखिए, बोलिए पहले बोलिए लाइसोजाइम। क्या बोलिए? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को बोलिए, बाद बोलिए टाइलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, उसके बाद डायस्टेज। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, उसके बाद क्या है? तो म्यूकस म्यूलिन जो है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन। अब इसका अलग अलग काम देखिए। लाइसोजाइम का काम होता है कीटाणु को मारना। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ, जैसे हाथ हार नहीं धोते हैं, कन्नूस आते हैं, खाने को भिड़ जाते हैं, तो उसमें कुछ कीटाणु चल गए, या भोजने में अगर जो कीटाणु है तो वो कीटाणु सबसे पहले भोजन किस में जाता है? मुख में जाता है कि नाक मुख में जाता है? पहले भोजन मुख में जाता है। तो जो मुख में जाता है तो कीटाणु तो मारेगा कोई। तो कीटाणु सबसे पहले कौन मारने का काम करता है? दांत नहीं मारने रहता है, इन्हें भाला लग भोंक देता है, वो लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम में कौन? तो लाइसो मैंने एंजाइम में कौन करता है? तो लाइसोजाइम, जो कीटाणु को मारता है, कीटाणु को मारता है। कीटाणु को मुख में मारना भी जरूरी है। बच्चा के देखिएगा लार खूब टपकते रहता है, वो एत्ते लभेड़ देगा, कन्हू गिरेगा तो वो लड़चट्टा देखते नहीं कहते, उसको कहते हैं कुछ लगे नहीं रहता है, उसमें लार बहुत गिरता है बच्चारे में। तो बच्चा कोई चीज़ लगा सबसे पहले मुँह में ला को ट्राई करेगा। कुछ चीज़ उसको दीजिए तो मुँह में ला पहले चेक करेगा कि बॉल है, बॉल उसको की पता बॉल बढ़ेगा, मुँह में लग के देखेगा, वो पहले सब चीज़ सोचेगा खाए वाला चीज़ है कि नहीं। तो कुछ चीज़ को ग्रहण कर लेता है, गंदा उंदा छूते रहता है, तो उसमें लार ज़्यादा बनना चाहिए तब ना कीटाणु मरेगा। तो बच्चा में लार का निर्माण भी ज़्यादा होता है। लार में जब पहला एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है? कीटाणु को मारता है। भोजन में पहला कीटाणु को मारेगा, तो मुख में लार में जो एंजाइम पाता है लाइसोजाइम, वो मारता है कीटाणु। दूसरा है टाइलिन और डायस्टेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। अब ये स्टार्च क्या है तो हम पहले ही बता दिए। स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। हम लोग को भोजन जो होता है स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। ये चोकर का पाचन करता है। चोकर क्या होता है? जैसे आटा को उसको क्या कहते हैं? चालते हैं। तो चालने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको क्या कहते हैं? माने कि अनाज के छिलके को चोकर एक तरह से कहिए, उसको हम चोकर कहते हैं। उसका ये पाचन करता है। अगर जो हम उसमें से किसी भी अनाज में, जैसे रोटी है, और उसमें से सब अगर जो निकाल लिए चोकर, तो रोटी नहीं, आटा नहीं रहेगा, वो मैदा हो जाएगा। तो मैदा का रोटी आप 5-6 नहीं खा पाइएगा। रोटी आप 5-6 खाए, मैदा खा के देखेंगे पेटे खराब हो जाएगा। तो वो मैदा का नहीं पाचन कर सकते हैं। तो भोजन में स्टार्च का रहना, चोकर का रहना जरूरी है। ये मंड का पाचन करता है। ये पहले थोड़े बुझिए, स्टार्च का पाचन करता है, ये बुझाइए। उसके बाद आता है म्यूलिन। ये म्यूलिन जो है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा कैसे काहे बना देता है? क्यों बनाता है? तो भोजन को चिपचिपा अगर जो बना देगा तो भोजन पचने में आसान हो जाएगा, पचने में आसान होगा। जैसे आटा आड़ी सानते हैं, आटा अगर जो सानिएगा, आटा अगर जो पानी दे देते गीला हो जाता है, सानने में क्या होता है? आसान होता है। अब यहाँ केवल आटा रगड़ते रहेंगे तो सना जाएगा? नहीं सनाएगा। तो भोजन को पचाने में, मैंने भोजन को निगलने में आसानी कब हो जाता है? जब भोजन चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूलिन बनाता है। चारों नाम बोलिए। लाइसोजाइम का क्या काम? कीटाणु को मारा। टाइलिन और डायस्टेज स्टार्च का पाचन किया। और जो म्यूलिन है ये भोजन को क्या कर दिया? चिपचिपा बना दिया। इतना बात तब बुझिए। अब मेन बात बुझिए। मुख में जो होता है हम पहले ही बता दिए, पाचन किसका होता है? 3 ही चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? स्टार्च के रूप में रहता है। माने वही शर्करा जिसको कहते हैं, उसी कहते हैं। मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। उसका किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? टाइलिन और डायस्टेज मिलकर। कार्बोहाइड्रेट जब भोजन में मिल जाएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट का टाइलिन और डायस्टेज मिलकर इसको किस में बदल देगा? तो माल्टोज में। किस में? माल्टोज में। किस में बदलेगा? माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किस रूप में बदलता है? तो माल्टोज में। कौन बदलता है? तो टाइलिन और डायस्टेज। तो क्वेश्चन पूछेगा मुख में किसका पाचन होता है? तो टाइलिन। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदलता है? तो माल्टोज में। कौन बदलता है? टाइलिन और डायस्टेज मिलकर बदलता है। मुख में किसका पाचन होता है? केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट। एक बात बताइए, भोजन
भोजन तो हम किए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट सब चीज़ खाए, केवल मुख्य में पाचन हुआ है। तो मैंने कुछ चीज़ को पचा है। एक बात बताइए, क्या कार्बोहाइड्रेट कभी पाचन किया है? टाइलिन और डाइजेस्ट, क्या कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो गया? नहीं, क्योंकि हम बता दिए हैं कार्बोहाइड्रेट जब तक किस में, ग्लूकोज में नहीं परिवर्तित होगा तब तक इससे हमें भोजन की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कार्बोहाइड्रेट अभी तो माल्टोज में परिवर्तित हुआ, क्या इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है लेकिन कुछ अंश में हुआ, थोड़ा ही हुआ, आंशिक रूप से हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी आंशिक रूप से हुआ है। अब प्रोटीन वसा किसका तो साफे नहीं हुआ है। तो कुछ भोजन पचा है और कुछ भोजन अनपचा है। तो पचा और अनपचा भोजन का क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया, एक मिश्रण हो गया। तो इस भोजन के एक नया नाम दे देगा जिसको कहते हैं बोलस। तो कुछ भोजन पचा, कुछ भोजन नहीं पचा, तो उसको क्या कह देंगे? बोलस। तो क्वेश्चन पूछता है जब भोजन मुख में रहता है तो उसको किस नाम से जानते? तो बोलस। भोजन जैसे कि खाए तनी देर के बाद नहीं वो कीड़ा कंकर और कुछ ऊपर जगह था नहीं, इसे निकाल कर फेंकते तो वो क्या हो जाता है? बोलस हो जाता है। क्या होता है? बोलस। भोजन मुख में रहता है तो क्या होता है? बोलस। मुख में किस चीज़ का पाचन होता है? केवल और केवल किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कौन पाचन करता है? टाइलिन और डाइजेस्ट। और वो किस में टूटता है? माल्टोज में। किस में? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किस में टूटता है? माल्टोज में। अब हम देख लिए, अब हम जाएंगे किस में? ग्रास नली। अब ये भोजन मुख गुहा के बाद किस में जाएगा? तो ग्रास नली में। ग्रास नली क्या काम करता है? तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली एक रास्ता है, माने रास्ता है मुख गुहा से लेकर भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का। ग्रास नली में क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता? तो वो कौन है? ग्रास नली है। ग्रास नली मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का कार्य करता है, मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो ग्रास नली है इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मुख गुहा यहाँ पर है, मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कौन कार्य किया था? ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। क्या बोलिए, ग्रास नली में भोजन का पाचन होगा? तो वो नहीं होगा। ग्रास नली एक नली का संरचना है। और देखिए ग्रास नली में एक घटना प्रमुख होता है जिसको कहते हैं कर्मानुकुचन की घटना। ग्रास नली के इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऑल्सोफेगस कहते हैं, ऑल्सोफेगस। कर्मानुचन को पेराटाल्टिस। देखिए कर्मानुकुचन की घटना क्या होता है? एक बात बताइए, अगर हम भोजन ग्रहण किए, जैसे कि पाइप है, क्या उसमें पानी डाली या कुछ कंकड़ डाली, क्या नीचे ढबाक ढबाक आवाज़ करता है कि नहीं? तुरंत आवाज़ करने लगा। लेकिन क्या हम भोजन ग्रहण करते तो आवाज़ करता है कि भोजन करता है? भोजन का कुछ होकर आवाज आएगा? नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो भोजन जाता है डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाता है, भोजन धीरे धीरे आता है, ऐसे करके आता है। देखिए यहाँ पर भोजन आया तो ये वाला भाग क्या होगा? यहाँ पर अभी है तो शुक्राह मान लीजिए, यहाँ पर जब भोजन आएगा तो ये भाग फैल जाएगा, फिर ये आगे वाला भाग सिकुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा? फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। मैंने जैसे अपना एक पेस्ट खत्म हो जाता है तो पहले क्या करते? थोड़ा आगू ले जाते, फिर रुकते हैं, फिर आगू, फिर ऐसे करके ले जाते हैं। तो ये कौन घटना हो जाता है? पेराटाल्टिस का, कर्मानुकुचन की घटना। तो भोजन किस घटना के द्वारा नीचे उतरता है? तो कर्मानुकुचन के द्वारा। किसके द्वारा? कर्मानुकुचन के द्वारा। तो ग्रास नली में बुझ गए, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। अब भोजन मुख गुहा के बाद ग्रास नली में, ग्रास नली के द्वारा भोजन अब किस में आएगा? आमाशय में। अब हम आमाशय को देखते हैं। अब भोजन मुख गुहा के बाद ग्रास नली के बाद आमाशय में जाएगा। आमाशय जो है, आमाशय जो स्टोमक कहते हैं, उसी को उदर कहते हैं, उसी को पेट कहते हैं, उसी को जठर कहते हैं। ये सभी आमाशय का क्या है? तो नाम है। आमाशय का जो आकार है वो जे आकार का होता है। तो पुद्धता आमाशय का आकार कैसा होता है? तो वो जे आकार का होता है। आमाशय भोजन को स्टोर भी, मैंने कुछ देर रखता भी है, अधिक देर तक, 3 से 4 घंटा तक आमाशय में ही भोजन रहता है। सबसे अधिक आहार नाल के किस भाग में भोजन रहता है? तो वो रहता है आहार नाल में। आहार नाल में ही भोजन रहता है। आहार नाल जो है, आहार नाल
इसका 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग। ये भोजन को स्टोर भी अधिक देर तक कर रखता है और भोजन को पाचन भी करने का कार्य करता है। अमाशय कितने भाग हैं? तो वो 3 भाग हैं। याद रखिए अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। पहला जो भाग है वो है कार्डियक। कौन भाग? कार्डियक। दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पैलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पैलोरिक। बोलिए। कार्डिय अमाशय के पहले भाग कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पैलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पैलोरिक। जो कार्डियक है इसका नाम कार्डियक काहे पड़ा? क्योंकि ये दिल के हार्ट के नज़दीक माने कि नज़दीक के पार्ट होता है, उसके बगल का पार्ट है, इसलिए इसको कार्डियक के नाम से हम जानते हैं। चलिए उसके बाद आता है फंडिक। सबसे पहले जो भोजन आएगा किस में? पहले बोले अमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक, पैलोरिक। उल्टा बोलिए, याद करिए उल्टा। अगर जो उल्टा याद हो गया तो सीधा भी याद हो जाएगा। तो उस पहले बोलिए पैलोरिक, फंडिक, कार्डियक। कार्डियक, फंडिक, पैलोरिक, पैलोरिक, फंडिक, कार्डियक। अमाशय के कितने भाग है? 3 भाग देख लिए। तो सबसे पहले भोजन ग्रास नली के बाद भोजन किस में आएगा? तो वो आएगा किस में? अमाशय के किस भाग में आएगा? तो वो आएगा कार्डियक में। कार्डियक में आपको मिलेगा क्या चीज़? तो HCl मिलेगा। क्या मिलेगा? HCl। ये HCl अमाशय के किस भाग में रहता है? तो कार्डियक वाला भाग। भोजन सबसे पहले किस में आएगा? तो अमाशय के कार्डियक में। अब जो HCl इसमें रहेगा जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आते ही भोजन खाते ही क्या करेगा? भोजन में जितना भी कीटाणु था उसको मारने का काम करेगा। आप बोलिएगा भोजन तो सबसे पहले ही मार दिया है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मारा है लेकिन कुछ ही कीटाणु को मारा है, बहुत कम कीटाणु को मारा। और मैंने उतना खतरनाक कीटाणु जो मुंह में नहीं मर पाया, जो नहीं था ढिठगर, नहीं मरबे नहीं करेंगे, उस सब का मारने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भोजन मुख में रहबे कितना करता है? जो ज़्यादा देर तो रहता ना, ये थोड़ी ना होता है कि भोजन मुख में लेकर सो जाता है लोग, कोई मुँह में पाचन कर देता है ना, होता है नहीं होता है। तो भोजन कम ही देर रहता है मुख में, तो मुख में जो कीटाणु नहीं मर पाया लाइसोजाइम एंजाइम से, अब कौन मारेगा उसको? कीटाणु को हाइड्रोक्लोरिक HCl मारेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारेगा। ये पहले क्या किया? कीटाणु को मारा। दूसरा काम ये क्या? टाइलिन का प्रभाव समाप्त कर दिया। अब बताइए टाइलिन क्या कर रहा था मुख में? तो मुख में 4 प्रकार का एंजाइम निकला था। टाइलिन और डायस्टेज क्या कर रहा था? स्टार्च का पाचन माने कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। ये अमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब टाइलिन प्रभाव जो आता है, जो काम करने रहता है कार्बोहाइड्रेट उसको समाप्त कर देता है। टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कौन करेगा? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा काम हो गया। ये तीसरा काम की करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। अब अम्ल है, जैसे पानी अगर किसी के देह पर को दाल बना रहे, आप पानी कहते देंगे तो नहीं कर देंगे, पन छुछुर हो जाता है। तो उसी प्रकार ये अम्ल है, तो भोजन को कैसे बना देता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय भी बना देता है। चौथा काम ये क्या करता है? एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। हम पहले ही बता दिए हैं, मुख में था लार ग्रंथि, और पेट में हम पढ़ेंगे अमाशय में कौन ग्रंथि पढ़ेंगे? तो वो जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से किस चीज़ का निर्माण होगा? तो जठर माने कि एंजाइम का निर्माण होगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उस एंजाइम की क्रिया शक्ति को ही बढ़ा देगा, उसको काम करने की दर को ये बढ़ाने का काम कौन करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना बहुत खतरनाक होता है। अगर शरीर के किसी भी भाग पर अगर जो पड़ जाए तो उस अंश को देगा, गला देगा, अंश को जला देगा। तो एक बात बताइए, ये है पेट में, क्या पेट को नहीं जलाता होगा? पेट को भी जला सकता था, लेकिन पेट को जलाने से बचने के लिए, जलने से बचने के लिए इस पर एक परत चढ़ा दिया जाता है जिसको कहते हैं म्यूकोसा का परत। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचने के लिए अमाशय के दीवार पर किसका परत चढ़ा दिया जाता है? म्यूकोसा का परत। जैसे मान लीजिए, जैसे बिछौना गेंडा जिसको कहते हैं, उस पर अगर 1 बाल्टी पानी उझल दीजिए, क्या वो गेंडा भीजेगा कि नहीं भीजेगा? हाँ भीजेगा। लेकिन वो गेंडा बिछल है और उसी पर एगो पन्नी बिछा दीजिए, तब 5 बाल्टी के बदला 10 बाल्टी पानी उझल दे, क्या वो बाल्टी गेंडा भीजेगा? नहीं भीजेगा। उसी प्रकार ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को तो जला देता है, लेकिन उसके ऊपर परत पर हम चढ़ा दिए क्या?
म्यूकोसा परत, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक कार्य कभी काल क्या होता है, भोजन हम ग्रहण बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कानू भोज आर खा जाते हैं, तो कोई तो बाराती आराम जाते हैं तो ढकस के खाते हैं। ये अगर ये ज़्यादा खाने लगेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक भी अम्ल ज़्यादा बनेगा। अब घर में ज़्यादा आएगा तो खाना भी ज़्यादा आदमी आएगा तो खाना भी तो ज़्यादा बनेगा। तो भोजन ज़्यादा किए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी तो ज़्यादा बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, तब ज़्यादा बनने लगा। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने लगता है ना, तो ये जो म्यूकोसा की जो दीवार होता है, माने कि उसमें पेट में जलन स्टार्ट होने लगता है, जलन स्टार्ट होने लगता है। आप कहते हैं कि पेट जलता है, एसिडिटी होता है, ढकार जिसको कहते हैं ढकार आता है। तो उससे बचने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचने के लिए, उसके जलन से बचने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क ऑफ MgOH को होल ट्वाइस हम लेते हैं। ये क्या होता है, तो ये होता है क्षार, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, तो ये होता है अम्ल। अम्ल क्षार जानते हैं, जब ये अभिक्रिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पानी बन जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक और इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH को है होल ट्वाइस को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो ये शांत हो जाएगा, तो तब पेट में एसिडिटी ये तुरंत कम हो जाता है, 6 से 7 सेकेंड में। इसी को कहते हैं इनो कहते हैं। मान लीजिए गर्म पानी है, गर्म कोई चीज़ है, उसको ठंडा करना है कि एक बेर पानी अगर डाल दिए कितना देर में होगा, 1 घंटा में वो ठंडा होगा एक ठंडा, तो हो जाएगा 2-3 बहुत होगा 5 से 7 सेकेंड में ठंडा हो जाएगा। वही काम कौन करता है, इनो काम करता है। कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इनो का काम करता है, वो बुझ गए। कभी काल का ना ये हाइड्रोक्लोरिक अगर ये ज़्यादा बनने लगेगा तो इस दीवार को देगा छिद्र करने लगा, तो उससे बीमारी हो जाता है, जिसको कहते हैं अल्सर कह देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक